जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो झाओ चैन होता है उसे अपना एक नया दोस्त मिलता है। इसका नाम था बुद्धिस्ट जीजैन। ये पहला वो बंदा था जिसके साथ झाओ चैन ने बातें की थी। इसी के साथ हम लोगों को कुछ और लोग देखने के लिए मिलता है। इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ड्रैगन्स की तलाश करने के लिए आए थे, यानी कि एशियन ड्रैगन। वही हमें बाकी के लोग देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो जो बुद्धिस्ट जीजैन था झाओ चैन के साथ काफी अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, बट उसके साथ जितने भी बाकी के लोग आए होते झाओ चैन की तरफ देखते भी नहीं है। ये चीज देख के झाओ चैन समझ जाता है कि ये दुनिया भी उसकी ह्यूमन वर्ल्ड से कुछ कम नहीं है। इस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बस पावरफुल लोगों को ही ऑब्जर्व किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई लूजर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता। इन सभी लोगों को समुद्र की तरफ से कुछ आवाजें सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि किसी ड्रैगन की दहाड़ने की आ रही थी। उसी डायरेक्शन से हम लोगों को बारबेरियन ट्राइब की काफी सारी बड़ी बड़ी शिप्स भी देखने के लिए मिल सकती थी, लेकिन उस शिप के ऊपर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। वही हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था एक काफी पावरफुल फिगर उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था या फिर कर रही थी। जो ड्रैगन था ये एक विंग ड्रैगन था। ये वाली जो ड्रैगन की रेस है इसे अभी तक सील नहीं किया गया, क्योंकि ये उतनी खास भी नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये मेन लैंड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर्स में आते हैं। जो पावरफुल वाले हैं वो तो एक्सटेंड ही हो चुके हैं। ये जो विंग ड्रैगन है इन्हें भी कुछ और टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन, सैक्रेड ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन और भी काफी सारे फॉर्म्स है इसके। वो जो ह्यूमन फिगर था जो कि उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था वो एक्चुअल में एक फॉलन एंजल थी। हम लोगों को बताया जाता है कि जो फॉलन एंजल्स होती है जनरली काफी सारी सेंचुरीज से नहीं देखी गई थी। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि कोई फॉलन एंजल यहाँ पे आए और किसी के साथ फाइट करे। फॉलन एंजल थी ये काफी ज्यादा दूर से फाइट कर रही थी। जेड ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखे थे। ये डेफिनेटली एक लड़की थी। नीचे की तरफ बस एक चड्डी पहन के रखी थी। इसका जो अपीयरेंस था वो थोड़ा सा डेविलिश टाइप था। थॉट वो जो फॉलन एंजल थी वो उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। स्टिल बीच बीच में वो जो पोजेस मार रही थी, यानी कि वो जो स्टाइल के साथ किक्स एंड पंचेस मार रही थी, देख के किसी भी बंदे का दिमाग खड़ा हो जाएगा। वो जो यूज सैक्रेड ड्रैगन था उसकी तो कोई औकात नहीं थी इस फॉलन एंजल के सामने। इसने उसे पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया था। वो जो सैक्रेड ड्रैगन होता है वो एक के बाद एक काफी सारे मुंह से आग निकलता है, काफी सारे स्पेल्स को भी फेंकता है। सेम टाइम उसके जो दो विंग्स थे वो कुछ एक डिवाइन स्वॉर्ड की तरह काम कर रहे थे। फॉलन एंजल के ऊपर काफी सारे स्लैशेस फेंक रहे थे, बट उसके बाद भी वो जो फॉलन एंजल थी वो सारी की सारी स्लैशेस को डॉच कर ले रही थी। तो जीजैन था ये झाओ चैन से कहता है जो फॉलन एंजल्स है एक्चुअल में ये एक एशियन रेस है जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग गॉड्स के बराबर में है। रही बात इनके रेयरिटी की तो वो तो इवन यूनिकॉर्न से भी ज्यादा रेयर है। एंड फाइट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो सैक्रेड ड्रैगन होता है वो एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो भी आसमान के अंदर उड़ते उड़ते उस फॉलन एंजल के साथ फाइट कर रहा होता है। स्टिल उसके बाद भी वो सामने वाली बंदी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। काफी गुस्से में था, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो धुलाई हो रही थी वो इस धुलाई को सह भी नहीं सकता था। इसलिए वो जो ड्रैगन होता है वो 9-2-11 होने की सोचता है। एंड वो जो फॉलन एंजल होती है वो उस ड्रैगन का पीछे भी नहीं करती। फाइनली ये जो तमाशा होता है ये खत्म होता है। इसके बाद जो भी झाओ चैन के साथ बाकी के लोग थे, यानी कि बारबेरियन ट्राइब के एंड बाकी के ट्राइब्स के लोग आपस में बात करते हुए कहता है फाइनली अभी हम सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा सेफली पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम सभी लोगों के रास्ते काफी ज्यादा अलग हो जाएंगे। में से एक कहता है कि मैं याओ लाओ डी के साथ जाऊंगा। ये जो बंदा था ये जंगल ट्राइब से बिलोंग करता था। कुछ टाइम के बाद ये सब लोग अपने ग्रुप्स बना के यहाँ से निकल जाते हैं। वो झाओ चैन की तरफ ध्यान भी नहीं देते एंड उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद एक के बाद एक सारे के सारे लोग चले जाते हैं। बस वहाँ पे एक ही बंदा रुका हुआ था, वो था जीजैन। वूफेंग सबसे पहले यहाँ से नमक रिफाइन करता है थोड़ा सा। वो फिर जीजैन के साथ थोड़ा टाइम और घूमता है। कुछ दिनों के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है और भी काफी सारे लोग इस जगह के ऊपर आए थे। धीरे धीरे करके ये जो जगह थी ये पूरा का पूरा एक वॉर जोन बनता जा रहा था। वही हम लोग को वो 3 स्केलेटन्स भी देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि क्विंग क्वांग, यांग लाओ और युन हाई। ये 3 नाम भी झाओ चैन ने इन्हें दिए थे। ये झाओ चैन को अपना कंपेनियन मान चुके थे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बुद्धिस्ट जीजैन होता है वो भी इस वक्त तो ऑलरेडी अलविदा हो चुका होता है। यहाँ पे बस झाओ चैन था एंड उसके वो 3 स्केलेटन्स होते हैं। 3 स्केलेटन्स बाहर आते हैं एंड वो झाओ चैन से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा को झाओ चैन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो स्केलेटन झाओ चैन को पकड़ते हैं एंड भागते हुए उसे एक सटन जगह पे लेके जाने लग जाता है। भाई ये लोग इतने ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि झाओ चैन को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। झाओ चैन को ऐसा फील हो रहा था कि कहीं इन लोगों को झाओ लिनियर एंड गुलाओ के बारे में तो नहीं पता चल गया। कुछ टाइम के बाद वो काफी गहरे जंगल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे झाओ चैन को कुछ पाव के निशान देखने के लिए मिलता है। एंड ये जो निशान थे ये शायद से किसी ड्रैगन के क्लॉ प्रिंट्स थे। कुछ ही टाइम के बाद जो झाओ चैन होता है उसे काफी पावरफुल ऑरा फील होने लग जाता है। उसे एक ड्रैगन देखने के लिए भी मिल जाता है। ड्रैगन को देखते ही जो झाओ चैन होता है वो मन ही मन सोचता है कहीं ये वही सैक्रेड ड्रैगन तो नहीं जिसके साथ वो फॉलन एंजल फाइट कर रही थी पहले। वही वो जो किंग बैंग वन होता है, यानी कि वो स्केलेटन झाओ चैन को आगे बढ़ने के बारे में इशारा करता है। झाओ चैन उनके ऊपर भरोसा करने लग गया था, इसलिए झाओ चैन आगे बढ़ता है। फाइनली उसे एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा सैक्रेड ड्रैगन देखने के लिए मिलता है, जो कि दिखने में एक ह्यूज मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। ये वही सैक्रेड ड्रैगन था जिसने फॉलन एंजल के साथ फाइट की थी। ये साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था फाइट करते करते। इस वक्त इसके बॉडी के ऊपर थोड़ी सी इंजरीज देखने के लिए मिल सकती थी, शायद से ये आराम कर रहा था। बट झाओ चैन को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि जो स्केलेटन है वो उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है। सडनली हम लोग उसी ड्रैगन के थोड़े से आगे एक सैपलिंग देखने के लिए मिलती है, यानी कि एक पौधा था। एंड जो पौधा था इसके अंदर से 7 कलर की रेडियंस बाहर आ रही थी। पत्ते भी थोड़े से चमक रहे
थे, इनके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन बाहर आ रही थी। देखा जाए तो ये जो पौधा था ये बस हाथ के साइज का था, बट स्टिल इसके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा प्योर थी। के बाद वो जो स्केलेटन होता है वो जाओ चैन की तरफ देखता है, फिर वो एक दूसरे की तरफ देखता है, वो वापस से जाओ चैन की तरफ देखता है, फिर वो कुछ इशारे करते हैं। मिला के वो इशारा कर करके जाओ चैन को ये बताना चाहते थे जाओ चैन को वो पौधा उखाड़ना है। दूसरी तरफ जो जाओ चैन था वो थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि ये जो सेक्रेट ट्री था ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एंड मे बी अगर वो इस तरीके से इसे उखाड़ता है तो ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जाओ चैन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक ड्रैगन भी था। अपने लिए लोग प्लान बना लेता है कि वो उस सैपलिंग को उखाड़ेंगे, जिसके लिए वो लोग जमीन के अंदर एक छेद करता है, जमीन के नीचे के रास्ते से जाने के बारे में सोचता है। एंड फाइनली ये लोग उस सैपलिंग तक पहुंच भी जाते हैं एंड वो उसे उखाड़ भी लेते हैं। जैसे ही जाओ चैन के हाथों के अंदर ये पौधा आ चुका था, जाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन अगले ही सेकंड के अंदर यहाँ से 9 to 11 होने लग जाते हैं। पूरी रफ्तार के साथ भाग रहे थे बिना पीछे देखे, क्योंकि उन्हें पता था कि पीछे ड्रैगन है एंड गलती से उसकी आंख खुल गई तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। फाइनली ये लोग जो होता है वो भागते भागते डेडली स्वैम्प के करीब पहुंच चुके थे। जाओ चैन मन ही मन सोचता है कि ये जो स्केलेटन है ये दिखने में जितना ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है ये उतने ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल के ऊपर है। इनके मदद से जाओ चैन को वो सैपलिंग्स मिली थी। वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो जाओ चैन को घेर के खड़े हो जाते हैं एंड वो जाओ चैन के हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसकी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस छोटे से पौधे के अंदर। वही तभी उनमें से एक अपना भूनी क्लॉ आगे बढ़ाता है, अपनी हड्डियों के ढांचे से वो एक पत्ते को तोड़ लेता है। जैसे जाओ चैन ये देखता है तो वो तुरंत उसे डांट देता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि इस चीज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर वो इस तरीके से इसके पत्ते वत्ते तोड़ते रहेंगे तो बस इस पौधे की बर्बादी होगी। जाओ चैन इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उनमें से जो एक स्केलेटन होता है वो जाओ चैन को कुछ कहने की कोशिश करता है, बट जाओ चैन समझ नहीं पाता। वो जो स्केलेटन होता है वो एकदम से जाओ चैन का हाथ खींच लेता है, उसे एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है एंड इसी के साथ जाओ चैन के हाथों में वो जो पौधा होता है वो भी उस पेड़ की जड़ों के ऊपर आके गिर जाता है। जाओ चैन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था एंड वो कुछ बोलने वाला था, तभी वो देखता है कि वो जो पौधा है उसके अंदर से जो रूट्स होती है वो बाहर आती है एंड वो उस बड़े से पेड़ के रूट्स के अंदर जाना स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि ये जो पौधा था ये एक तरीके से किसी होस्ट के तरह उस बड़े एशियन ट्री के ऊपर अपना अड्डा बना चुका था। जब जाओ चैन ये सब चीजें देखता है तो सही में काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, बट फिर उसे लगता है कि जो 3 स्केलेटन है ये ऑलरेडी बहुत पहले से ही इस पौधे के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, वरना इनको कैसे पता होता कि इस पौधे का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो पौधा है इसे दूसरी पेड़ के ऊपर अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये तुरंत उसकी जड़ों के अंदर घुस जाएगा, किसी पैरासिटिक जीव की तरह अपने आप को पालने की कोशिश करेगा। भी अचानक से इन लोगों को बहुत जोर की दहाड़ने की आवाज आती है, ये किसी मॉन्स्टर की दहाड़ने की आवाज थी। जैसे उन 3 स्केलेटन के कानों में ये आवाज पड़ती है वो तीनों इधर से उधर भागने लग जाता है। स्केलेटन समझ चुके थे कि ये जो आवाज ये किस चीज की है एंड यहाँ पे क्या करने के लिए आई है, एंड साथ ही सभी के सभी लोग अपने आप को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर थे। चारों तरफ उस सेक्रेट ड्रैगन की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाकी के लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने तो भी सेक्रेट ड्रैगन को छेड़ दिया है। इसके मदद से वो जो सेक्रेट ड्रैगन है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये जो सेक्रेट ड्रैगन होता है वो डेडली स्वैम्प के पास पहुंचने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर देता है, यानी कि ये हड्डियों के ढांचों के अंदर बिखर जाता है। इससे ये बस ऑर्डिनरी स्केलेटन लग रहे थे। जब जाओ चैन इन सभी लोगों को देखता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक था। उसने जितना सोचा था ये लोग अपने आप को छुपाने में सही में उससे भी ज्यादा चालाक है। जो जाओ चैन होता है वो सोचता है कि इवन टॉट वो जो सेक्रेट ड्रैगन था वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज को खो चुका है, उसके बाद भी वो स्टिल एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। अगर वो चाहे तो वो पूरी तरीके से इस माउंटेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो सेक्रेट ड्रैगन था वो ऑलरेडी स्वैम्प के ऊपर आ चुका था, यानी कि जहाँ पे जाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन्स थे। वो जो ड्रैगन होता है वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुकता, वो यहाँ पे ऊपर से एक बार देख लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जब वो ड्रैगन यहाँ से जा चुका था उसके बाद वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं जो कि अब तक मरने का एक्टिंग कर रहे थे, यानी कि जिन्होंने अपने बॉडी को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया था, फाइनली से वापस से रीइंटीग्रेट होता है। वो जो 3 स्केलेटन्स होता है वो पालती मार के उस ट्री के सामने जाके बैठ जाता है, जिसके अंदर वो जो सेक्रेट प्लांट था उसने अपनी जड़ें डाल दी थी। के अंदर से एक रेडियंस निकल रही थी, यानी कि एक लाइट जो कि धीरे धीरे करके जो 3 स्केलेटन्स होता है वो ऑब्जर्व करने लग जाता है। इन स्केलेटन्स के जो आई सॉकेट्स थे उसके अंदर से भी एक लाइट आ रही थी। जाओ चैन ये सारी चीजें देखता है तो वो कहता है ये इंडीड एक सेक्रेट ट्री है एंड ये लोग इसका इस्तेमाल करना ऑलरेडी जानते हैं। के बाद जो जाओ चैन होता है वो भी पीछे नहीं हटता एंड वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। वो भी अपने सीक्रेट टेक्निक के थ्रू इस डेजलिंग रेडियंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ वो जो सेक्रेटरी होता है वो आसपास के एनर्जी को भी चूस रहा था। लोग काफी टाइम तक इस एनर्जी को चूसते रहते हैं। टाइम के बाद इस एनर्जी का जो थ्रो होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद फाइनली ये सब लोग उठ जाते हैं एंड जब वो लोग उस बड़े से जायंट ट्री को देखते तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, खास करके जाओ चैन। जो पूरा पेड़ था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो सेक्रेट ट्री है इसने पूरी तरीके से इस ट्री की वाइटलिटी को अपने अंदर चूस लिया हो। वो जो बाकी के 3 स्केलेटन्स थे वो अभी भी काफी ज्यादा काम नेचर
नेचर के अंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि अभी क्या होने वाला है। के बाद उन 3 स्केलेटन में से एक उठता है, खड़ा होता है, उस पौधे को उस ट्री के जड़ों से निकाल देता है क्योंकि वो पेड़ ऑलरेडी मर चुका था। इसके बाद वो उसके बगल वाले ट्री के अंदर उसे प्लांट कर देता है। के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं थी। कुल मिला के वो जो पौधा था वो उस बड़े पेड़ के अंदर से सारी की सारी वाइटिलिटी चूस रहा था। उस पौधे के अंदर जो वाइटिलिटी जा रही थी उस वाइटिलिटी को वो 3 स्केलेटन एंड जाओ चैन चूस रहे थे। जाओ चैन को जो पौधा होता है ये एट ए सेम टाइम काफी अच्छा भी लगता है एंड साथ ही साथ काफी डरावना भी लगता है। जो 3 स्केलेटन होता है वो और ज्यादा ट्रीज की वाइटिलिटी को ऑब्जर्व करना चाहते थे, लेकिन जाओ चैन उन्हें रोक लेता है कि वो इनडायरेक्टली उस ट्री के एसेंस को ही ऑब्जर्व कर रहे थे एंड जाओ चैन को ये सही नहीं लगता। के बाद जो जाओ चैन होता है वो उन 3 स्केलेटन्स को एक नए मिशन के लिए लेके जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता था। उसको गुलाव और जाओ लिनियर के साथ भी डील करना था, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जाओ चैन हम लोगों को उन 3 स्केलेटन के साथ एक डार्क स्वैम्प के अंदर छुपा हुआ देखने के लिए मिलता है। वही चारों तरफ से हम लोगों को काफी सारे मॉन्स्टर एंड फ्यूरियस बीस्ट की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वन थॉट यहाँ पे एप्स की भी आवाजें सुनने के लिए मिल सकती थी। जाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन वो आगे बढ़ते रहता है। वो एक माउंटेन रेंज के पास पहुंचता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पानी का झरना था। वहां से गिरने वाली जो पानी की आवाज थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि वो किसी के भी कानों के पर्दों को फाड़ के रख सकती थी। स्टिल एट द सेम टाइम ये आवाज कानों को काफी ज्यादा पीस देने वाली भी थी। एंड यहाँ का जो नजारा था वो सही में काफी ज्यादा खूबसूरत था। जाओ चैन को यहाँ पे 2 फैमिलियर से फिगर देखने के लिए मिलता है, जो कि यांग क्विंग चैंग थी एंड उसी के साथ एक लड़का भी था, यानी कि डिवाइन स्पेल मास्टर लैंडे। यांग क्विंग चैंग ये वही लड़की थी जो कि जाओ चैन को बीच के ऊपर दिखी थी एंड लैंडे के साथ भी जाओ चैन ने तभी मुलाकात की थी। जाओ चैन आगे जाता है, वही वो जो 3 स्केलेटन होता है वो उन दोनों को देख के पीछे ही रुक जाते हैं एंड वो पेड़ों के पीछे छुपने लग जाता है। यांग क्विंग थी, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी जाओ चैन को, शायद से नहा रही थी, इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा गीली थी। वो दिखने में एकदम से पटाखा लग रही थी। वो जो लड़की होती है वो जाओ चैन की तरफ देखती हुई कहती है सभी लोगों को उनकी खुद की जगह पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें दूसरों की बाउंड्रीज के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जब तक उस लड़की ने कुछ बोला नहीं था तब तक तो वो जाओ चैन को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला जाओ चैन को उससे चिढ़ मचने लग गई थी। जाओ चैन भी अभी और ज्यादा काम नहीं था। हाउएवर जो जाओ चैन था वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट मैन तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो जाके उनके साथ झगड़ा करने लग जाए। जाओ चैन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस एंसेस्टर ड्रैगन के अंदर, हाँ तुम्हारे किसी सिंडिकेट ड्रैगन के अंदर, तो बस यहाँ पे घूमने आया था, अभी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से कोई शिप जो कि आइलैंड के बाहर जा रही हो? जो लैंडे होता है जाओ चैन से कहता है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉरेस्ट को छोड़ दो, वरना तुम अपनी जान गवा बैठोगे फालतू की अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में। जगह को घूमना इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं होगा। इस चीज को सुन के जाओ चैन को थोड़ा सा बुरा लगता है। ये सब लोग जाओ चैन को कमजोर समझ रहे हैं, उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ चैन कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एडवाइस के लिए। इसके बाद जाओ चैन मुड़ता है यहाँ से चले जाता है। इसे भी जाओ चैन को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली इसकी इन लोगों के साथ फाइट जरूर होगी, तब पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितना दम है। इसे भी वो सभी लोगों से ऐसी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। इस जगह के ऊपर स्मॉल हिल को क्रॉस करते हुए जो जाओ चैन होता है वो एक दूसरे जगह के ऊपर पहुंचता है, यानी कि ये जो जगह थी ये कुछ कुछ जंगल जैसी थी, जहाँ पे जाओ चैन को 6 डेड बॉडीज देखने के लिए मिलती है। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा टाइम पहले नहीं मरे। इस चीज को देख के जाओ चैन मन ही मन सोचता है कि आए दिन काफी सारे लोग एक के बाद एक इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आ रहे हैं। साथ ही साथ जाओ चैन को काफी सारी ऐसी कॉप्स भी मिलती है किसी ने भी नहीं मारा था, कि वो पॉइजनस फॉग या फिर बाकी सब चीजों से इफेक्ट हुए थे। जाओ चैन उन लोगों के करीब नहीं जाता। अचानक से जो जाओ चैन होता है उसे कुछ फ्लक्चुएशन फील होती है एंड वो जैसे ही पीछे मुड़ता है एक सफेद क्लॉट वाला मॉन्क देखने के लिए मिलता है। उसकी जो मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा तेज थी, तेजी से काफी सारे स्क्रोल्स बाहर निकाल रहा था। एक्चुअल में ये जो बंदा था ये और कोई नहीं, ये बुद्धिस्ट जीजैन था। जैन भी जाओ चैन को नोटिस कर लेता है, वो ट्री के टॉप के ऊपर ही रुक जाता है। उसके बाद वो आराम से जाओ चैन के साइड में लैंड करता है। जैन देखता है कि जाओ चैन के साइड में वो 3 स्केलेटन्स भी है। इनको देख के वो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि ये अनडेड क्रिएचर्स थे। जाओ चैन ही इनको मास्टर कह के पुकारता है एंड कहता है मास्टर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे। जैन कहता है मुझे बस ईजैन बुलाओ, मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये जो आइलैंड है ये जितना ज्यादा बड़ा दिखता है ये उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मैंने अपने भाई के ऊपर कुछ मार्क छोड़े हुए थे एंड उसी के साथ साथ मैं इस ड्रैगन आइलैंड को भी घूम रहा हूँ, इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सडनली वो उन 3 स्केलेटन्स की तरफ देखता है एंड फिर वो कहता है कि तुम्हारी इन 3 स्केलेटन्स के साथ कैसे दोस्ती हुई? तो काफी ज्यादा हार्ड है ऑर्डिनरी लोगों के लिए वो यहाँ के अनडेड डीमंस के साथ दोस्ती कर सके। जैन कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इन लोगों ने मेरी लाइफ काफी बार बचाई है एंड जहाँ तक कि मुझे लगता है इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए शायद से किसी तरीके से मेरी दोस्ती इन लोगों के साथ हो गई। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ रहने के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम आएगा। ईजन भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। वो जो 3 स्केलेटन्स होता है वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं, लेकिन इनका फेस होता ही नहीं है। जाओ चैन उन लोगों को देखता है, समझ रहा था कि ये लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में इन्हें सब समझ आ रहा है लेकिन ये काफी ज्यादा भोले भाले बनने की कोशिश कर रहा है। जैन कहता है कि धीरे धीरे करके इस सील आइलैंड के ऊपर जो लोग है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने रास्ते के ऊपर कुछ डेड बॉडीज देखी थी, मेरे ख्याल से इस आइलैंड के ऊपर 20 लोगों से ज्यादा लोग हैं इस वक्त। साथ ही साथ वो जाओ चैन से ये भी कहता है उसने क्विंग चैंग एंड लैंडे को भी देखा था इन्हीं एरियाज के अंदर, शायद से उन्हें उन यंग ड्रैगन के कुछ निशान
इंसान मिला है, ऐसे वो एक सिंडिकेट ड्रैगन हो सकता है, लेकिन तुम्हें उनके क्लोज नहीं जाना। दोनों के दोनों काफी ज्यादा डेंजरस फिगर है। इवन अभी मैंने भी उन लोगों के साथ कम्पीट करने का कोई भी प्लान नहीं किया, मुझे भी वहाँ पे नहीं जाना। कुल मिला के वो झाओ चैन को उन लोगों से दूर रहने के लिए कह रहा था। झाओ चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। झाओ चैन को ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल उसकी फाइट डेफिनेटली उन लोगों के साथ होने वाली है, इसलिए इससे पहले कि उसके साथ फाइट हो वो उन लोगों के पावर्स के बारे में जानना चाहता था। जियान कहता है मेरे ख्याल से वो थर्ड या फिर फोर्थ सेलेस्टियल लेयर के जुविया रिलम के अंदर हो सकता है। झाओ चैन को ये जुविया समझ नहीं आता। बाद जो बुद्धिस्ट जियान होता है वो झाओ चैन को कुछ रिलम्स के बारे में बताता है। इसके बाद फाइनली हम लोगों को यहाँ की पावर रैंकिंग के बारे में पता चलता है। जो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल है ये काफी ज्यादा वास्ट एंड बाउंडलेस है। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके की रेसेस है, काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स भी है, जैसे कि स्पेल मास्टर हो गया, फिर मिस्टीरियस सोल मास्टर हो गया। सारे के सारे वर्नेबल गॉड के थ्रू पावर ड्रॉ करता है। इसी तरीके से कुछ लोग साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग पावरफुल इनेट स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। क्योंकि काफी सारे अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स है, कई बार ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी चीज के लिए एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया, इसके अंदर पावरफुल एक्सपर्ट्स को 5 मेजर रिलम्स के अंदर डिवाइड किया गया। ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते कि वो इन 5 रिलम्स के रैंक्स को अपने ऊपर लगा सके। जो ट्रूली पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये 5 रिलम वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको क्रॉस करने के बाद फाइनली उन लोगों के पास चांस होता है कि वो लेजेंडरी रिलम ऑफ इमॉर्टेलिटी को चैलेंज कर सके। जो 5 मेजर रिलम्स है वो है जुविया, स्टोरिया, ज़ैपोरेस, निर्वाणा एंड इमॉर्टेलिटीज। ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होता है वो इजुआ रिलम के अंदर ही होता है। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि वो मेडिटेशन का थोड़ा बहुत ट्रू एसेंस समझ चुके हैं, यानी कि वो इमॉर्टेलिटी के थोड़े से आसपास भटक रहा है। साथ साथ जुविया रिलम को फर्स्ट स्टेप ऑफ इमॉर्टेलिटी भी कहा जाता है, यानी कि ये इमॉर्टेलिटी की तरफ पहला कदम होता है। स्टोरिया रिलम के अंदर तब कोई पर्सन पहुंचता है जब वो विजडम ऑफ गॉड को टच कर चुका होता है। इस रिलम के अंदर किसी भी स्पिरिचुअल पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि उनकी खुद की बॉडी सबसे बड़ा ट्रेजर है। बेसिकली जो हिस्टोरिया है वो प्रिसाइजली अपने आप को जानना है। जो जेफरेस रिलम होता है उसके अंदर ज्यादातर स्पेल मास्टर्स होता है जो हवा के अंदर उड़ते हैं इस रिलम की मदद से। जो जेफरेस रिलम के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शानदार होता है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उनकी मार्शल आर्ट्स भी एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुकी होती है। कुल मिला के जेफरेस का मतलब इतना ही होता है कि वो जितने भी वर्ल्डली एसेंस होते हैं उसके ऊपर अपना एक पूरा तरीके से परफेक्ट कंट्रोल पा चुके हैं। जेफरेस के बाद निर्वाणा होता है। निर्वाणा रिलम देखा जाए तो काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। बस इस रिलम के अंदर आप किसी पर्सन को जिंदा भी नहीं समझ सकते और मरा हुआ भी नहीं समझ सकते, मतलब ये लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं। इस रिलम के अंदर बेसिकली वो लाइफ एंड डेथ के बीच के गैप को समझ रहे होते हैं। एंड अगर वो एक बार लाइफ एंड डेथ के बीच के सीक्रेट्स को समझ जाए तो वो इमॉर्टेलिटी की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा बैकलैश सफर करना पड़ता है। उनकी जो सोल एंड बॉडी है वो पूरी तरीके से एंटायरली वाइप आउट हो सकती है। इस रिलम के ऊपर जो लोग होते हैं, भले ही निर्वाणा रिलम सुनने में काफी पावरफुल लगता हो, बट इस रिलम के लोग ना ही बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा वीक होते हैं। उनकी जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, यानी कि जब वो अपने पे आ जाए, यानी कि जब वो पावरफुल होता है तो वो इतने ज्यादा पावर को एक्सर्ट कर सकता है जितने ज्यादा इमॉर्टल रिलम के लोग एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो वीक होता है तो उनकी जो पावर्स होती है वो इवन स्टोरिया रिलम से भी कमजोर होती है। बेसिकली निर्वाणा रिलम काफी ज्यादा अजीब सा है। अगर कोई सही से इस चीज को समझ जाता है तो वो आराम से इमॉर्टेलिटी के बैरियर को ब्रेक थ्रू करके आराम से पूरी तरीके से इमॉर्टल बन सकता है। बट अगर कोई नहीं समझ पाया तो उसे एक बैकलैश सफर करना पड़ेगा जिसके थ्रू उसकी विल, सोल एंड उसकी बॉडी वो पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जाएगी। एट द एंड आता है लास्ट रिलम जो है इमॉर्टेलिटीज। इस रिलम के ऊपर जो भी पर्सन पहुंच जाता है उसके ऊपर इस मॉर्टल वर्ल्ड के जितने भी लॉज होते हैं उसका कोई भी असर नहीं होता। वो अपनी जिंदगी को अनंत काल तक जी सकता है। उनकी डिवाइन एबिलिटीज एंड डिवाइन पावर्स वो एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। थॉट ये अपने मन से कुछ भी कर सकता है, ये अपने मन से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। झाओ चैन से कहता है कुल मिला के जब कोई भी पर्सन इन 5 रिलम्स के अंदर से किसी भी एक रिलम के अंदर एंटर करता है तब जाके उसे एक एक्सपर्ट का दर्जा मिलता है। जैसे कि गाइज हर एक रिलम के अंदर कुल मिला के 9 सेलेस्टियल लेयर्स होती है कि हर रिलम के अंदर 9 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि BTTH के अंदर 2 स्टार डाउडी, 3 स्टार डाउडी, उसी तरीके से यहाँ पे 9 सेलेस्टियल लेयर्स है। जब झाओ चैन जेफरेस रिलम के बारे में सोचता है तो उसे उस फॉलन एंजल एंड सेक्रेट ड्रैगन की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मे बी वो लोग उस रिलम के अंदर हो जहाँ तक कि यंग क्विंग चैन यानी कि वो लड़की एंड लैंडे, इन दोनों की एबिलिटीज के अराउंड इन लोगों का जो रिलम होगा वो 3rd या फिर 4th सेलेस्टियल लेयर्स ऑफ एक्सोविया के अराउंड होगा। यंग एक्सपर्ट्स की कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है, लेकिन इसलिए काफी ज्यादा एरोगेंस है। रही बात इमॉर्टेलिटीज की, वो हर एक प्रैक्टिशनर का एक ड्रीम रिलम है, इसके करीब सब जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त झाओ चैन को इसके बारे में सोच के भी काफी ज्यादा भारी भरकम सा फील हो रहा था, बिकॉज सफर तो उसने अपना अभी अभी शुरू ही किया था। इसी के साथ झाओ चैन को कुछ
फेरी टेल्स भी याद आ रही थी, यानी कि जिसके बारे में उसने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, जिसकी डूगा कुबाई इतना था पावरफुल पर्सन था जिसने अपने एक सिंगल स्वॉर्ड से इवन सन को भी डिस्ट्रॉय कर लिया था। फिर वो किस रिलम के ऊपर होगा, हम लोग को जीजैन देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी भी उन 3 स्केलेटन्स को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ये जो 3 स्केलेटन्स थे ये और ज्यादा बुद्धो जैसे एक्टिंग नहीं कर रहे थे। वैसे तो मुझे अभी भी ये लोग बुद्धो जैसे एक्टिंग करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये लोग उछल कूद कर रहे थे, समोसॉल्ट वगैरह मार रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो ये बंदरों वाली हरकतें हुई। ओरिजिनली जो झाओ चैन था वो तो इस जगह से जाना चाहता था, लेकिन उसे काफी ज्यादा पावरफुल मर्डरस ऑरा फील हो रहा था अपने आसपास से। काफी सारे प्रैक्टिशनर्स उनके करीब आ रहे थे उनको मारने के इरादे से। मिला के इस जगह के अंदर जितने भी प्रैक्टिशनर्स है सारे के सारे लेजेंडरी ड्रैगन के लिए फाइट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो अपने कंपिटिटर्स को मारना चाहता है, ताकि जितने ज्यादा कम कंपिटिटर्स होंगे उतना ही ज्यादा कम कंपटीशन होगा। जो झाओ चैन होता है वो इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता एंड इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि उनको पता था कि इस जगह से ये लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो उन्हें यांग क्विंग चैन और लैंडे मिल जाएगा एंड वो लोग डेफिनेटली इन लोगों को छोड़ने नहीं वाले। तो झाओ चैन फिलहाल इन सभी लोगों को उन्हीं लोगों के हवाले कर देता है एंड यहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो एक्सपर्ट्स होता है, यानी कि कुल मिला के 5 प्रैक्टिशनर्स थे जो कि यांग क्विंग चैन एंड लैंडे के एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ना, हम लोग को झाओ चैन देखने के लिए मिलता है। उस एरिया के अंदर से काफी ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही थी, आसमान के अंदर काफी सारे स्पेल्स भी नजर आ रहे थे। समझ जाता है कि इन लोगों के बीच में शायद से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ उस एरिया के जितने भी पेड़ पौधे वगैरह जंगल था वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा था। वहाँ के जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। इन लोगों की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। झाओ चैन इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद जो झाओ चैन होता है वो एक खाली वैली की तरफ जाता है। इसके अंदर हम लोग को 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक ड्रैगन देखने के लिए मिलता है। जो ड्रैगन था इसकी जो बॉडी की साइज थी वो कुछ एक एलिफेंट जैसी थी एंड इसका जो सर था वो कुछ एक स्नेक जैसा था। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर डार्क ग्रीन कलर के स्केल्स थे। इसका ऑरा इतना था पावरफुल था कि इसके आसपास के जितने भी बीस्ट थे वो सारे के सारे दूर भाग रहे थे। देखा जाए तो ये जो ड्रैगन है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस ड्रैगन का नाम है लेजेंडरी एलिफेंट ड्रैको। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन क्योंकि सील ड्रैगन आइलैंड के ऊपर है इसलिए इसकी जो पावर्स है वो पूरी तरीके से छिन चुकी है। बट उसके बाद भी इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। जब तक कोई डमी गॉड लेवल के ऊपर ना हो तो कोई भी पर्सन इस ड्रैगन को छू तक नहीं सकता। हम लोग को आगे वुडलैंड के अंदर हम लोग को एक ड्रैगन नेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 5 जेड ग्रीन कलर के अंडे थे एंड ये अंडे जो थे इनके अंदर से काफी सारे डिवाइन रेडियंस बाहर आ रही थी। झाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन एक ट्री के टॉप के ऊपर थे। वो उस एलिफेंट ड्रैको के अंडों को देख सकते थे। वो जानते थे कि जो ड्रैगन है ये कितना ही ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त वो जो ड्रैगन था वो एक दूसरे क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा था। वो जो दूसरा क्रिएचर था वो भी किसी हाथी की तरह काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन स्टिल वो एलिफेंट ड्रैगो के लेवल का नहीं था। इसलिए कुछ टाइम के बाद एलिफेंट ड्रैगो उसे मार देता है एंड वो जो सामने वाला क्रिएचर था वो इतना ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम के अंदर उसे खा के फिनिश कर देता है। जो बीस्ट की लड़ाई थी ये काफी ज्यादा खूना खाने वाली थी। नॉर्मल इंसान तो इसे नहीं देख सकता था। स्टिल वो एलिफेंट ड्रैगो का पेट इस चीज से नहीं भरता, इसलिए वो दूसरे शिकार के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ता है। एंड इसी वक्त जो झाओ चैन होता है वो यांग क्विंग कैंग एंड बाकी सब लोगों की तरफ देखता है, उन्हें कुछ इशारे करते हुए कहता है कि तुम तीनों को नीचे जाना है क्लिप से और एक एक ड्रैगन का अंडा उठा के यहाँ से भागना है। लेकिन वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो समझ जाते हैं झाओ चैन को। वो स्टार्टिंग में ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। झाओ चैन उन्हें इशारों के अंदर काफी ज्यादा समझाता है। एट द एंड वो ना चाहते हुए भी मान ही जाते हैं। ये लोग वैली के टॉप के ऊपर थे, यानी कि एक पहाड़ के क्लिफ के ऊपर, और नीचे वाले साइड ये सब ड्रैगन का घोंसला था। जो 3 स्केलेटन होता है वो चोरों की तरह काफी ज्यादा धीरे धीरे करके उस ड्रैगन के नेस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे तैसे करके वो उस ड्रैगन का एक एक अंडा उठा लेते हैं तीनों। एंड अंडे को उठाते ही वो इस तरीके से भागते हैं कि उन 3 स्केलेटन्स के पिछवाड़ों में किसी ने रॉकेट लगा दिया। उन्होंने एक हाथों के अंदर अंडे को पकड़ के रखा था एंड वो काफी ज्यादा तेजी से क्लिप को चढ़ भी जाता है। जब झाओ चैन इन लोगों को देखता है तो वो सही में काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग को वो एलिफेंट ड्रैको देखने के लिए मिलता है कि एक दूसरे बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद उसकी जो फाइट थी वो खत्म भी हो चुकी थी एंड वो उस बीस्ट को मार चुका था, जिसके बाद वो एक जोर की धाड़ मारता है। इस चीज से झाओ चैन समझ जाता है कि वो जो एलिफेंट ड्रैको है वो फाइनली अपना खाना खत्म कर लेगा कुछ ही टाइम के बाद। एंड तुरंत जो झाओ चैन होता है वो उन 3 स्केलेटन्स को लेके यहाँ से निकलने लग जाता है कि इससे पहले कि उस एलिफेंट ड्रैको को पता चले कि उसके अंडे गायब है, यहाँ से पतली गली लेके निकल जाए। ठीक इसी तरीके से होता है। कुछ टाइम के बाद वो जो एलिफेंट ड्रैको होता है वो जैसे अपने नेस्ट के ऊपर दोबारा से जाता है। वो काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसके पास कुल मिला के 5 अंडे थे। 5 में से अभी बस 2 ही अंडे बचे थे। ये चीज देख के वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। वो पागलों की तरह सामने वाले वैली की तरफ भागने लग जाता है एंड आसपास आने वाले जितने भी जंगल थे उन सारे जंगलों को तोड़ते हुए जाता है। एक तरीके से किसी पागल सांड की तरह दौड़ रहा था, अपने सामने आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था। आसपास के जितने भी जानवर थे वो भी दूर दूर भाग रहे थे। इवन प्रैक्टिशनर्स भी कुछ इसके चंगों के अंदर आ चुके थे। बचे हुए लोग थे वो लोग चिल्ला रहे थे आखिर कौन उल्लू का पट्टा है जिसने इस बड़े से बीस्ट के साथ पंगा ले लिया हो। उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त उनके पास सोचने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं था कि अगर उन्होंने 1 सेकंड भी इधर उधर किया तो वो इस ड्रैगन के पाव के नीचे आके मर जाएंगे। वैसे भी ये ड्रैगन काफी तो गुस्से में दिख रहा था। वही झाओ चैन दूर से इन सब नजारों को देख रहा होता है। उसके फेस के ऊपर एक स्माइल होती है क्योंकि ये सारी की सारी की करामत इसी बंदे की होती है।
जाओ चैन ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रुकता नहीं है। वो उन 3 स्केलेटन्स को लेके जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि वो जानता था इस अंडे से निकलने वाला जो फॉग था, इसके अंदर से निकलने वाला जो एसेंस था, वो मे भी एलिफेंट ड्रैगो को अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ। अगर एक बार ये उसके हाथों के अंदर पड़ गए तो उनके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जाओ चैन को ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो यांग क्विंग चैंग एंड लैंडे थे वो लोग भी इस ड्रैगन के चपेटे के अंदर आ चुके थे। एंड अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि इन सब चीजों के पीछे याओ चैन का हाथ है तो वो डेफिनेटली याओ चैन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ते। तो दूसरी तरफ वो जो स्केलेटन्स थे वो बिना रुके स्वैम्प की तरफ भागे जा रहे थे। जाओ चैन बीच बीच में पीछे रुक रुक के देख रहा था, लेकिन अभी वो भी पीछे नहीं रुकता कि आफ्टर ऑल इन सब चीजों के पीछे का मेन कल्प्रिट जाओ चैन ही था। अभी काफी तेजी से उन स्केलेटन्स के पीछे पीछे भागता है। कुछ टाइम के बाद वो उस डेडली स्वैम्प के अंदर पहुंच जाता है। इसके अंदर हम लोग को एक बहुत बड़ा जायंट ट्री देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा वाइटिलिटी फैल रही थी। इसी जायंट ट्री के ऊपर वो सैपलिंग भी लगाया था इन लोगों ने, यानी कि वो पौधा। इस बार जब जाओ चैन उस बड़े से पेड़ को देखता है तो उसे एक चीज पता चलती है, एक्चुअल में वो जो छोटा सा पौधा था उस बड़े से पेड़ के अंदर से लाइफ एनर्जी को नहीं चूस रहा था, बल्कि इसके मदद से वो जो बड़ा सा पेड़ था वो और ज्यादा हरा भरा हो चुका था एंड और तेजी से ग्रो कर रहा था। पिछले बार एनर्जी चूसने के बाद वो पूरी तरीके से सूख इसलिए गया था क्योंकि इन चारों ने मिलकर काफी ज्यादा एनर्जी को चूस लिया था। वही दूसरी तरफ जाओ चैन को वो 3 बड़े बड़े अंडे देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर इस वक्त वो जो 3 स्केलेटन्स होता है वो आराम से पालती मार के बैठे हुए थे। उनके लिए ये जो अंडे थे ये किसी स्टूल से ज्यादा नहीं थे। चीज देख के इवन जाओ चैन की भी फटके हजार हो जाती है कि उसके लिए जो अंडे थे ये किसी हेवन और अर्थ के ट्रेजर से कम नहीं थे। भाई वो जो स्केलेटन्स थे वो लोग बस उस सैपलिंग्स के अंदर की जो प्योर एनर्जी थी उसको चूस पा रहे थे, उसके अलावा क्रिस्टल स्टोन्स की एनर्जी को, लेकिन वो इस अंडे की एनर्जी को नहीं चूस पा रहे थे क्योंकि इस ड्रैगन एग के अंदर की जो एनर्जी थी उसके अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी थी, तो उन्हें 2 से 3 बार रिफाइन करना पड़ रहा था तब जाके वो उसे ऑब्जर्व कर सकते थे। इसलिए वो लोग फिलहाल इस अंडे को छोड़ देता है। जो जाओ चैन होता है वो यांग लाओ यानी कि ये उसी स्केलेटन का नाम है, तीनों को वो बारी बारी से उस पेड़ की एनर्जी ऑब्जर्व करने का मौका देता है। साथ ही साथ उन्हें वो सारे के सारे क्रिस्टल्स दे देता है क्योंकि उसने पहले गैदर किए थे छोटे मोटे बीस्ट को मार के, क्योंकि ये कुल मिला के उन्हीं क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर सकते थे। जैसे ही जाओ चैन उनको वो क्रिस्टल देते हैं वो जो 3 स्केलेटन होते हैं वो काफी ज्यादा खुशी से झूमने लग जाते हैं। वो बंदरों की तरह उछल के समरसॉल्ट वगैरह मारने लग जाता है। उसके बाद ऑलरेडी रात हो चुकी थी, चारों तरफ काफी ज्यादा ब्राइट रेडियंस फैल चुकी थी क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइन ट्री का सैपलिंग भी था, साथ ही साथ वो 3 अंडे भी थे। इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी। फाइनली जो जाओ चैन होता है वो एक अंडे को लेता है एंड उसे तोड़ देता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा वास्ट पावरफुल एनर्जी निकलती है। साथ ही साथ वो जो एलिफेंट ड्रैगो होता है एक छोटा सा फॉर्म हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, स्पिरिचुअल फॉर्म था। जो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है वो जाओ चैन की तरफ जोर से रोर करता है, बट जाओ चैन को इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि आफ्टर ऑल ये बस एक स्पिरिचुअल फॉर्म था। जाओ चैन उस स्पिरिचुअल फॉर्म को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। जो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा तेजी से जाओ चैन की बॉडी के आसपास दौड़ने लग जाता है, यानी कि वो उसके बॉडी के गोल गोल चक्कर काट रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे जाओ चैन इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा डिम होते जा रहा था। जाओ चैन लगभग पूरी की पूरी रात भर इस संडे को ऑब्जर्व करता रहता है। जो स्केलेटन होता है वो भी बीच में जाओ चैन को नोटिस कर रहे थे, बट फिर वो बाद में वो अपने क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जब जाओ चैन इस संडे को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है अपने बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी एक पूरा दिन बीत चुका था। जाओ चैन अपने आप से कहता है एक्चुअल में ये जो लाइफ एनर्जी है उसके बॉडी के प्योर एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हुई, बल्कि ये उसके बॉडी के एक सेंट्रल पैलेस एक्यू पॉइंट के अंदर जाके ऑब्जर्व हुई, कि उसके बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर जाके वो जमा हो रही थी। जिसकी पहले जाओ चैन ने एक और अंडा चूसा था, आपको याद होगा, तब जाओ चैन काफी ज्यादा कमजोर हालत के अंदर था। अभी भी जाओ चैन के पाव के एक सर्टन पॉइंट के अंदर वो जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो गई थी। जाओ चैन के पाव का वो जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था। इस तरीके से इस वक्त ये जो एनर्जी थी ये उसके चेस्ट के बीचों बीच ऑब्जर्व हो रही थी। स्टिल एक अंडे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो पूरी के पूरे चेस्ट वाले एरिया को काफी ज्यादा मजबूत कर सके। पिछले बार वाला जो अंडा था वो डेफिनेटली इस वाले अंडे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गुना पावरफुल था। स्टिल जाओ चैन के पास 2 और अंडे थे, इसके मदद से वो पूरी तरीके से अपने सेंटर पैलेस एक पॉइंट को फुल कर सकता था एनर्जी के थ्रू। जो जाओ चैन होता है वो तुरंत दूसरे अंडे को भी तोड़ देता है बिना कुछ सोचे समझे, उसके अंदर की एनर्जी को भी चूसने लग जाता है। जो स्केलेटन होते हैं वो देख रहे होते हैं इस चीज को, लेकिन फिर वो ज्यादा टाइम तक जाओ चैन को ऑब्जर्व नहीं करते एंड वो अपने उन क्रिस्टल्स को तोड़ के ऑब्जर्व करने लग जाते हैं जो कि उन्हें जाओ चैन ने दिए थे। फाइनली इन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करते करते सुबह हो चुकी थी। जाओ चैन था वो भी ऑलरेडी अवेक हो चुका था, यानी कि वो 2 अंडों को ऑलरेडी पूरी तरीके से तोड़ के अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका था। इस वक्त उसके चेस्ट के अंदर का जो सेंटर पैलेस एको पॉइंट होता है फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीटली फील्ड हो चुका था। उसके पहले के बॉडी के जो 2 एक्यूपेंचर्स थे जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे, तीनों आपस में मर्ज हो जाते एक तरीके से। इससे कुल मिला के जो जाओ चैन की लाइफ एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि जो जाओ चैन है वो पूरी तरीके से इमॉर्टल बन चुका है, बट इससे ये हुआ है कि फ्यूचर के अंदर अगर कभी जाओ चैन को कभी कोई चोट लगी भी तो काफी ज्यादा तेजी से हुई होगी। साथ ही साथ उसकी पावर्स भी पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जाओ चैन कैजुअली अपने हाथों को वेव करता है, काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश बनता है जो कि उसके सामने जितने भी पेड़ थे उन सारे पेड़ों को काट देता है। देख के जाओ चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जो पावर्स थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पावर है शायद से 3rd या फिर 4th लेयर ऑफ इजुआ तक पहुंच चुकी है एंड अभी उसकी पावर ऑलरेडी इतनी ज्यादा है इवन अपने पावर
पावर से एक लेयर आगे के लोगों के साथ भी वो फाइट कर सकता है कि उसके अंदर की जो लाइफ एनर्जी वो काफी ज्यादा पावरफुल है बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर। झाओ चैन के बॉडी के अंदर कुल मिला के 365 एक्यू पॉइंट्स थे एंड अभी तक बस 3 एक्यू पॉइंट्स थे जो कि ट्रांसफॉर्म हुए थे। उसके बाद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिस दिन उसके 365 एक्यू पॉइंट्स पूरी तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उस दिन वो अलग ही लेवल के ऊपर चला जाएगा। सडनली जो झाओ चैन होता है उसे कुछ अलग फील होता है एंड वो उन 3 स्केलेटन्स की तरफ देखता है जिनकी तरफ अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया था। जो 3 स्केलेटन्स थे वो पालती मार के बैठे थे एंड किसी जगह पे काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। ऐसी झाओ चैन उस सर्टन डायरेक्शन में देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उस डायरेक्शन से काफी ज्यादा पावरफुल ग्रीन कलर की लेडियंस बाहर आ रही थी। एक्चुअल में वो जो सेक्रेट ट्री का पौधा था जो कि झाओ चैन ने एक बड़े से एशियन ट्री के ऊपर लगाया था किसी तरीके से उस अंडे से मर चुका था। आपको याद होगा कि झाओ चैन के पास कुल मिला के 3 अंडे थे उसमें से 2 वो कंज्यूम कर चुका था। जो तीसरा अंडा था तीसरे अंडे के ऊपर पता नहीं कैसे वो जो पौधा था वो ऑलरेडी इम्प्लांट हो चुका था। इस पौधे ने किसी तरीके से पूरी तरीके से उस अंडे के अंदर की जितनी भी लाइफ एनर्जी थी उसे चूस लिया था। फाइनली अब वो जो अंडा था वो टूट के बिखर चुका था। के अंदर का बस लिक्विड बचा हुआ था जो कि किसी काम का नहीं था। बाकी की पूरी लाइफ एनर्जी ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। चीज देख के जो झाओ चैन होता है उसे सही में ये जो ट्री का पौधा होता है सेक्रेट ट्री का ये काफी ज्यादा कमाल का लगता है। स्टार्टिंग में झाओ चैन को लगता है कि ये जो चीज है ये उन 3 स्केलेटन्स ने की है इसलिए वो उनसे कहता है मैं सही में कमाल कर दिया। लेकिन वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो नाक के अंदर अपनी मुंडी हिलाते हैं। वो काफी सारे हैंड साइंस एंड काफी कुछ करते हैं झाओ चैन को समझाने के लिए इन सब चीजों के पीछे उनका कोई भी हाथ नहीं है। झाओ चैन को समझ नहीं आ रहा था एंड झाओ चैन उनकी तारीफ किए जा रहा था। फाइनली काफी ज्यादा समझाने के बाद झाओ चैन समझ जाता है वो जो 3 स्केलेटन्स है उन्होंने कुछ भी नहीं किया एंड पता नहीं किसी तरीके से ये जो पौधा है ये शायद से खुद ब खुद उखड़ चुका होगा किसी तरीके से उस अंडे तक पहुंच गया होगा जिसके थ्रू उसकी जो रूट्स है वो उस अंडे के अंदर चली गई। झाओ को ये सारी चीजें एक कोइंसिडेंस ही लग रही थी बट जो कुछ भी हो इसके थ्रू वो जो ट्री होता है वो काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था। उसका जो लाइफ हो रहा था वो पहले के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। यही रीजन था जिसके कारण झाओ चैन को वो अंडा खो जाने के बाद भी इतना बुरा नहीं लग रहा था। बाद जो झाओ चैन होता है वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करता है एंड इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करता उसके पास जितने भी क्रिस्टल्स थे सारे के सारे उन 3 स्केलेटन्स को दे देता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो ऑक्यूपॉइंट्स है वो एक लेवल तक इवॉल्व हो चुके थे। अभी ये जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स है वो इसके किसी भी काम के नहीं थे। कोई भी ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता था अदरवाइज वो कोई ड्रैगन क्रिस्टल ना हो। इसलिए झाओ चैन ने ये सारे के सारे क्रिस्टल्स उन 3 स्केलेटन्स को दे दिए थे। इसके बाद जो झाओ चैन होता है वो फाइनली यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे झाओ लिनियर एंड गुलाव को भी ढूंढना था जितना जल्दी हो सके क्योंकि ये ऐसे एनिमी थे जो कि पूरी तरीके से हिडन थे एंड हिडन एनिमी से सबसे ज्यादा डर के रहना चाहिए। पता नहीं वो कब आके तो आप पे अटैक कर दे। तो इससे पहले कि वो झाओ चैन के ऊपर अटैक करते झाओ चैन उनके ऊपर अटैक करना चाहता था। झाओ चैन को उन जायंट एप्स के बारे में याद आता है। उसे याद आता है कि उन जायंट एप्स ने उसकी रक्षा की थी लास्ट टाइम झाओ लिनियर ने क्योंकि उन एप्स में से किसी एक को मार दिया था इसलिए वो सारे के सारे जायंट एप्स उसके पीछे पड़ गए थे। उसे ऐसा लगता है कि मे बी झाओ लिनियर के बारे में उसे कोई क्लू मिल जाए उन जायंट एप्स से। इसलिए झाओ चैन उन जायंट एप्स की टेरिटरी के अंदर जाने के बारे में सोचता है। सडनली कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो उन जायंट एप्स की टेरिटरी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे झाओ चैन को 2 एल्डरली एप्स देखने के लिए मिलता है कि उसे रोक लेता है। वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। झाओ चैन उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है। जो जायंट एप्स होता है वो काफी टाइम तक कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद वो और कुछ एप्स को भुला के लेके आते हैं। फाइनली इन लोगों का लंबा चौड़ा झुंड आ जाता है। लास्ट वाले इंसिडेंट के बाद इन सारे एप्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था इंसानों के ऊपर। शायद से वो जो एप था जो झाओ चैन को पहले पसंद करता था वो अभी झाओ चैन को और ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि झाओ लिनियर ने उनमें से एक को मार दिया था। इसलिए सारे के सारे जो एप्स होते हैं वो झाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। झाओ चैन काफी सारे हैंड सिंबल्स बनाता है। डिफरेंट हैंड सिंबल से इन जायंट एप्स को समझाने की कोशिश करता है। आफ्टर ऑल इनका जो लीडर था वो काफी ज्यादा इवॉल्व फॉर्म था जायंट एप का। उसकी इंटेलिजेंस भी एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। इसलिए जो झाओ चैन होता है वो इवन जमीन के ऊपर काफी सारे स्केचेस भी ड्रॉ करता है झाओ लिनियर एंड बाकी सब लोगों के वो उन जायंट एप्स को समझा सके कि वो क्या पूछना चाहता है उनसे। आखिर काफी ज्यादा समझाने के बाद वो जो जायंट एप्स होता है वो समझ जाता है। स्टिल वो झाओ चैन के आने से इतना तो खुश नहीं थे। इससे झाओ चैन समझ चुका था कि पहले की बात अलग थी लेकिन अब और ज्यादा वो इन जायंट एप्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। ना कि जो जायंट एप्स है वो उसकी तरफ कोई हॉस्टिलिटी कैरी करता है। जिनसे उन जायंट एप्स का जो लीडर होता है वो झाओ चैन को एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है यानी कि एक जंगल की तरफ। फाइनली जंगल के एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो जो जायंट एप होता है वो उसके आगे और नहीं जाता। वो बस आगे का रास्ता झाओ चैन को दिखा देता है। चीज देख के झाओ चैन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आगे का जंगल शायद से बहुत ज्यादा डरावना है या फिर आगे और भी काफी सारे खतरे हैं। इससे ये जो जायंट एप है ये काफी ज्यादा डर रहा है एंड ये आगे जाने से मना कर रहा है। सोचता है कि जब एक क्रिम्सन एप जो कि ऑलरेडी इतना पावरफुल हो उसके बाद भी वो आगे जाने से मना कर रहा है तो आखिर आगे किस तरीके का खतरा होगा। इसके बाद वो जो एप होता है वो पीछे मुड़ता है और फिर निकल जाता है यहाँ से। झाओ चैन को एक भी बार मुड़ के नहीं देखता। चीज देख के झाओ चैन को थोड़ा सा अजीब तो लगता है लेकिन झाओ चैन ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। के बाद जो झाओ चैन होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है जंगल की तरफ। जब झाओ चैन आगे की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में काफी सारी डेड बॉडीज देखने के लिए मिलती है। काफी ज्यादा बेरहमी से मारा गया था। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी को फाड़ दिया गया हो। इतनी ज्यादा टूटी फूटी एंड फटी फूटी बॉडी की हालत को देख के हुए झाओ चैन को ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी बहुत ज्यादा घिनौने बीस्ट ने अटैक किया हो।
होगा। जाओ चैन इसी तरीके से आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक पर्सन देखने के लिए मिलता है, यानी कि उसकी आंखों के सामने एक फाइट हो रही थी। इस चीज को देख के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि ये सब किसी बीस्ट ने किया है। उसके सामने इस वक्त जो फिगर था वो भी किसी बीस्ट से कम नहीं था। ये दिखने में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था, इसके कान भी थे एंड इसकी पूंछ भी थी। ये वही बारबेरियन टाइप का पर्सन है जिससे जाओ चैन बीच के ऊपर मिला था। ये एक्चुअल में एक बीस्ट है। नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से इन लोगों की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिर जो फिजिकल पावर होती है, वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होती है। इस टाइम वो बाकी प्रैक्टिशनर्स को इस तरीके से फाड़ रहा था एंड उनके बॉडी के अंदर से जितने भी उनके ऑर्गन्स थे वो ऐसे ही टूट के नीचे जमीन के ऊपर गिर रहे थे। नजारा देखने में काफी ज्यादा घटिया था, लेकिन वो जो पर्सन था उसके आंखों के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा रूथलेसनेस देखने के लिए मिल सकती थी। इवन उसके आंखों के अंदर एक अलग सी ग्रीन कलर की लाइट फ्लिकर कर रही थी। वही उसके पीछे हम लोगों को एक और पर्सन खड़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता था कि याओल डे था। ये वही जंगल ट्राइब वाला पर्सन है, के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एंड ये पर्सन भी जाओ चैन को बीच के ऊपर ही मिला था। याओल डे इसे कुछ फील हो जाता है, तुरंत जाओ चैन के डायरेक्शन में देखता है एंड कहता है जो भी है बाहर आ जाओ। इसी के साथ जो चॉज होता है, यानी कि वो बारबेरियन टाइप वाला पर्सन, अभी ध्यान जाओ चैन की तरफ चला जाता है। इंस्टेंटली जाओ चैन के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। वो एक टनल टाइप में फॉर्म कर लेते हैं। इसके अंदर वो जाओ चैन को पीछे से पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है, यानी कि जाओ चैन की तरफ पीछे भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। ये जो काम है ये डेफिनेटली उसी जंगल ट्राइब वाले पर्सन ने किया है, यानी कि याल्डा। वो आसपास के पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकता था अपनी पावर्स की मदद से। जाओ चैन तुरंत बाहर आता है एंड कहता है तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। वही जो याल्डा होता है वो जाओ चैन से कहता है क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो। जाओ चैन कहता है अरे नहीं नहीं, तुम मुझे सही में गलत समझ रहे हो। इसके बाद जो याल्डा होता है वो 3 स्केलेटन्स की तरफ देखता है। इनके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था डेफिनेटली वीक नहीं था। उसे भरोसा नहीं था कि ये एक्चुअल में अनडेड क्रिएचर्स है। जाओ चैन इन क्रिएचर्स के साथ घूम रहा है। वो जो चॉस था कि बारबेरियन ट्राइब वाला पर्सन जाओ चैन के सामने छाती छोटी करके खड़ा हो चुका था। जो याल्डा होता है वो जाओ चैन से कहता है तुम एक पंछी होने के बाद भी एक ड्रैगन के सामने आने की कोशिश कर रहे हो, हमारी हिम्मत कैसी हुई। इसी के साथ वो जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे जैसे वो जाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा था, जाओ चैन के आगे जितनी भी झाड़ पत्तियां वगैरह हुई थी वो सारी की सारी साइड हटते जा रही थी, जैसे कि वो याल्डा को एक रास्ता दे रही हो। जाओ चैन जैसे तैसे करके इस पर्सन के अटैक से डॉच करता है। इसके बाद जो जाओ चैन होता है वो पीछे की झाड़ पत्तियों को फाड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से निकल भी जाता है थोड़ा सा आगे। चॉस कहता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर था। याल्डा कहता है कमजोर समझने की गलती मत करना, जितने कमजोर दिखते हैं ये उतने कमजोर भी नहीं है। इसके बाद वो स्माइल करता है एंड कहता है क्योंकि ये शायद से बुद्धिस्ट हीजैन का दोस्त था इसलिए मैंने इसे एक बार भागने दिया। बट जो चॉस होता है वो कहता है बट मैं तो इसे मार सकता हूँ ना। इसी के साथ वो जाओ चैन के पीछे काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। इस वक्त वो किसी भेड़िए की तरह भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान और बीस्ट एक हो चुका हो। इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। अपने सामने आने वाले सारे के सारे पेड़ पौधों को उड़ाते हुए ये जाओ चैन का पीछे कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद ये जाओ चैन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे जो जाओ चैन होता है वो झाड़ पत्तों को तोड़ते हुए फाइनली जमीन के ऊपर गिरता है। उसके आसपास के जितने भी पेड़ थे वो भी पूरी तरीके से टूट चुके थे। देख के जाओ चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अभी तक इन सभी लोगों को अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उसके जान के पीछे पड़ा तो जाओ चैन भी उनमें से नहीं था जो कि किसी को भी इसी तरीके से इतने आसानी से अपनी जान लेने दे। एंड जो जाओ चैन होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। यही पे जो एपिसोड होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा गाइस। जैसे कि मैं हर एपिसोड के अंदर 10 एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे इस चैप्टर के अंदर भी मैंने कुल मिला के 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया है। मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये जो चैप्टर्स है ये ज्यादा बोरिंग ना लगे एंड साथ ही साथ ये जो नोवेल है ये जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि ये जो नोवेल है ये बहुत ज्यादा बड़ी नोवेल नहीं है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर ही हम इस नोवेल को खत्म कर देंगे। होप करता हूँ कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।